हेलो एवरीवन। देखिए, ये आपके साइंस का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी के बारे में। इसकी जो थ्योरी थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर की थ्योरी को जो आपके फॉर्मूलाज बनते थे वो हम सब कर चुके हैं रेडी। तो अब हम इनके न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैं आप सभी को बोलता हूँ कि जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको आप अलग से लिख के देखिए, उनको अलग से एक पेज पे लिख लीजिए ताकि बार बार आप उनको रिवाइज कर सकें। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो नॉर्मल सी बात है, ये जो न्यूमेरिकल आपके बेहद ही ईजी हैं, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज अलग से लिखवा भी देता हूं, तो प्लीज आप इनको लिख लेना, ठीक है। देखो, अगर इस चैप्टर में कहीं पे भी एम के बारे में बात होगी ना तो आपका वो वस्तु का द्रव्यमान है, याद रखिएगा भाई। क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। अगर कहीं पे भी एम की बात हो, अगर वी के बारे में हम बात करते हैं तो वो होता है वेग, ठीक है। क्या होता है? वेग। अगर डब्ल्यू के बारे में बात करें तो वो आपका कार्य होगा। एस क्या होती है? आपको अच्छे से पता है, दूरी होती है। एच का मतलब क्या होता है? एच मतलब ऊंचाई, हाइट, ठीक है। एफ के बारे में अगर बात आती है तो एफ क्या होता है? आपका फोर्स होता है, यानी कि बल होता है, ठीक है। टी क्या होता है? आपका समय होता है, आप सभी को अच्छे से पता है। और जी, जी का मतलब होता है आपका गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण। आप गुरुत्वीय त्वरण बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगर मैं आपको फॉर्मूलाज के बारे में बात करूं तो अगर मान लो मैंने बोला गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताइए, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। आप अलग से इनको अब भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में अगर मैं बात करूं कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करता हूं तो वो होती है आपकी mgh। तो m का मतलब आपको पता है क्या होता है, g भी आपको पता है और h भी आपको पता है, ठीक है। अगर मैं कार्य के बारे में बात करता हूं, कार्य, कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। आप बोल सकते हैं W = F इंटू में S। भाई विस्थापन है वो भी एक तरह से आपकी दूरी होती है ना, लेकिन विस्थापन और दूरी में फर्क होता है, अच्छे से पता है ना। मैं आप पहले जो इससे पहले जो चैप्टर करवाया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि टोटल दूरी एक अलग चीज है, विस्थापन होना एक अलग है। विस्थापन में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होगा। अगर हम शक्ति के बारे में बात करें, शक्ति यानी कि पावर, ये होती है आपकी कार्य अपोन में समय, कार्य अपोन में समय, यानी कि P = W/T। आप ऐसे लिख सकते हो भाई, ठीक है। अगर मैं एक जूल की बात करता हूं, एक जूल, ये लिख लेना आप भाई। एक जूल क्या होता है? एक न्यूटन, एक न्यूटन इंटू में 1 मीटर, ठीक है। एक वाट की अगर मैं बात करता हूं तो एक वाट को आप कैसे लिख सकते हो? एक वाट क्या होता है? एक जूल डिवाइड में 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगर साथ में एक कैलोरी की बात करता हूं मैं तो ये वैल्यू याद रख लेना बस आप। एक कैलोरी की वैल्यू क्या होती है? 4.186 जूल, या फिर एक कैलोरी की वैल्यू होती है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर, अगर मैं 1 हॉर्स पावर की बात करता हूं, 1 HP 1 हॉर्स पावर की बात करता हूं तो 746 वोट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। आपको याद रखने हैं। अगर 1 किलोवाट आवर की बात करता हूं मैं, 1 किलोवाट आवर, 1 kWh, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता है kWh की वैल्यू क्या होती है? 3.6 इंटू में 10⁶ जूल, ये भी आपको अच्छे से पता है। इसके अलावा मैं 1 वाट घंटा की बात करता हूं, 1 वाट आवर, यहां पे किलोवाट नहीं रहा हूं, सिर्फ वाट आवर लिख रहा हूं, तो इसमें क्या होते हैं? 3600 जूल, 3600 जूल। और 1 किलोवाट किसके बराबर होता है आपका? आपको अच्छे से पता है, 1000 वाट के, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। और अगर मैं जी की वैल्यू की बात करता हूं तो जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा भैया आप। और काफी बार वो जी की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग भी दे देते हैं, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग देंगे, जब ये क्वेश्चंस देंगे ना उसके अंदर जी की वैल्यू खुद से भी देते हैं वो, ठीक है। तो याद रखना भैया आप। तो ये सारी की सारी चीजें आप अलग से लिख सकते हो, इनको याद रखिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। मैं इसको रब कर देता हूं ताकि क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास स्पेस हो। तो प्लीज आप इनको लिख लेना अलग से, ठीक है। और रिवाइज करना बार बार, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इजी हैं। चलिए वेब क्वेश्चंस को देखें। अब देखो, पहला जो क्वेश्चन है उसको आप रीड कीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर गिवन है कि किसी वस्तु पर, क्या बोला गया? किसी वस्तु पर 7N का बल लगा है। इनकी फोर्स की वैल्यू आपको बता दी गई है। बल, फोर्स कितना है? 7 न्यूटन। आपको पता है ना, फोर्स को हम न्यूटन यूनिट है क्या होती है, न्यूटन भी हम लिख देते हैं। तो 7 न्यूटन इसका फोर्स है। और मान लीजिए बल की जो दिशा में विस्थापन जो हुआ है ना वो आपका 8 मीटर है।
यानी कि विस्थापन, यानी कि एस, ये कितना है आपका 8 मीटर है। अब हमसे पूछा गया है कि मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य बताइए। अब कार्य का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, W इक्वल टू F इंटू में S, यही बताया था ना, यानी कि फोर्स इंटू में बल, फोर्स इंटू में विस्थापन, यही मैंने आपको बताया था। तो सीधा और सिंपल आंसर हो गया 7 इंटू में 8, क्या हो गया 7 8 56, तो 56 जूल। अब देखो वर्क की क्या होती है, कार्य की क्या होती है आपकी, जूल होती है, आपको अच्छे से पता है। ऊर्जा है उसकी भी क्या होती है आपकी, जूल होती है, पता होगा आपको ये। तो क्या गया आंसर आपका 56 जूल आ गया, सीधा और सिंपल सा आंसर था। तो अगर फॉर्मूलाज याद है तो क्वेश्चंस आपके इजी हैं। अब नेक्स्ट देखो भाई, पहलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। फोर्स की लंबाई मिल गई, फोर्स मिल गया आपको, फोर्स की वैल्यू मिल गई 140 न्यूटन। ठीक है, आगे बोला जोता गया जो खेत है ना वो 15 मीटर लंबा है, यानी कि विस्थापन मिल गई, दूरी आपको विस्थापन मिल गया कितना 15 मीटर का। अब इसने बोला खेत की लंबाई को जोतते समय किया गया कार्य बताइए। फिर से वही बात आ गई, कार्य। अब कार्य की वैल्यू, कार्य का जो फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस, यानी कि बल इंटू में विस्थापन। कर दीजिए भाई 140 और इंटू में 15, नॉर्मल सी बात है, कर दो मल्टीप्लाई, 15 0 0, 15 चौक 60, सिफर असल लगी 6, 15 कम 15 और 6 21, तो 2100 न्यूटन मीटर। न्यूटन ये हो गया, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और विस्थापन क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर आप लिख सकते हो, या फिर आप लिखोगे 2100 जूल। दोनों यूनिट मैंने आपको बताई है ना, तो या तो आप न्यूटन मीटर लिखोगे या फिर आप जूल में लिखोगे। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा भाई। और ऊपर वाले में भी आप 56 न्यूटन मीटर लिख सकते हो या 56 जूल लिख सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन समझ में आपको। अब थर्ड वाला देखिए भाई, अब इसमें क्या बोला गया है कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है, 25 जूल है। आप ये मान सकते हो कितनी है, 25 जूल है। तो यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। भाई गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², यही होता है ना। अब नॉर्मल सी बात है, यहां पे इन्होंने क्या दिया था कि अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड के वेग से अगर गतिशील है तो उसकी दे रखी है 25 जूल, 25 जूल आएगा, यहाँ पे 25 जूल दे रखी है। तो इसने बोला यदि इसके वेग को दुगना कर दूं, यानी कि यहां पे मैं क्या कर दूं, वेग के 5 की जगह 10 कर दूं, तो आप 10 कर दोगे तो तब पूछा है कि इसकी जो गतिज ऊर्जा है ना उसमें कितना चेंजमेंट आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, कर दीजिए 1/2 mv², दुगना करना है भाई, दो गुना कर दिया तो आप 2 लिखोगे यहाँ पे। भाई मान लो पहले यहाँ पे 1 था, अब इसको 2 गुना कर दोगे ना, तो 2 का स्क्वायर। अगर आप 2 का स्क्वायर करते हो तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसको 2 का स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे कितना बनेगा बताओ मुझे। नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या हो गई, 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4 होता है ना, 4 गुना हो जाएगी, सीधा और सिंपल सा है। अगर यहाँ पे 25 थी तो इसका 4 गुना क्या होगा आपका 100 हो जाएगा, 100 जूल हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे पुट मत करना, अभी आप पुट करके देखने लग जाओ। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना आपका, यही वाला फॉर्मूला होता है ना। तो नॉर्मल सी बात है, आप इसको पहले आपको मान लो यहाँ पे 1 थी, तो जब यहाँ पे 1 था तब आपकी 25 जूल थी। अब इसने बोला दुगना कर दिया तो यहाँ पे 2 वैल्यू रख दो, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4 होता है, 4 गुना हो जाएगी। अब ये आगे इसने बोल दिया कि अगर आप इसको क्या कर दो 3 गुना बढ़ा दिया, तो 3 गुना बढ़ा दो भाई 1/2 m। अब यहाँ पे 3 लिखोगे आप तो 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9, तो 9 गुना हो जाएगी। तो अगर 1 रखते तो 25 गुना थी, अब 9 गुना करना है तो 9 नॉर्मल सी बात है 25 का 9 कर दो भाई, 25 गुना 9 क्या होता है 25 निमा 225, तो अब 225 जूल हो जाएगी। ठीक है ना, तो समझ में आ गया ना आंसर। तो आपकी 100 जूल हो जाएगी 2 गुना करने पर, और 225 जूल आ जाएगी आपका 3 गुना करने पर। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हम चलिए आगे बढ़िए। एक लैंप है, एक लैंप है जो 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, तो इसकी शक्ति बतानी है। अब शक्ति का फॉर्मूला किसको नहीं पता ये बताइए, अभी मैंने जस्ट डिस्कस भी किया था ना, पावर क्या होती है W/T, पावर क्या होती है W/T होती है, बस वैल्यू पुट करनी है आपको। अब पावर क्या है यहाँ पे, W क्या है वर्क, विद्युत ऊर्जा क्या है आपकी 1000 वाट है, और समय कितना है, गिवन समय कितना है 10 सेकंड, तो 1 से 1 आपने काट दिया, क्या आ गया आपका 100 वाट आ गया। 100 W लिख दो या 100 W आप 100 वाट भी लिख सकते हो, W का मतलब क्या होता है वाट ही तो होता है ना, तो 100 वाट क्या आ गई आपकी शक्ति आ गई। बताइए इसमें क्या अलग करना था, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है ना, समझ गया गई बात। तो देखिए विद्युत ऊर्जा, इसको हम वर्क भी तो बोल देते हैं ना W/T, P = W/T, तो 1000 अपॉन में 10 जूल पर सेकंड,
समझ में आ रही है बात आपको? क्योंकि आपकी जूल होती है ऊर्जा की इकाई, और नीचे समय था तो पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड में भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है, या फिर वाट के अंदर भी। ठीक है, तो 100 वाट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? अब आगे देखिए, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया, औसत जो शक्ति है ना उसको परिभाषित कीजिए। तो औसत शक्ति का मतलब क्या होगा? औसत शक्ति, एवरेज पावर क्या होगी आपकी? नॉर्मल सी बात है, कुल उपयोगी ऊर्जा, कुल उपयोग ऊर्जा, यानी कि जितनी आपने यूज की है कुल टोटल, और डिवाइड में कुल लिया गया समय, यानी उस ऊर्जा को उपयोग करने में कुल लिया गया समय क्या हो जाएगा? ये आपके औसत ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा। औसत शक्ति जो है उसकी डेफिनेशन हो जाएगी कुल उपयोग ऊर्जा अपॉन में कुल लिया गया समय। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है भाई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए और अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब कार्य के लिए हमारी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था अगर विस्थापन होगा ना तभी वो कार्य हुआ माना जाता है। जब हमने वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर किया था तो वहां पे हमने काफी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। तो वहां पे मेनली हमने विस्थापन के बारे में बात की थी, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि अगर किसी चीज में डिस्प्लेसमेंट होती है ना तभी हम मानेंगे कि वहां पे कार्य हो रहा है। अब देखो, सुमा एक तालाब में तैर रही है। अब नॉर्मल सी बात है, तालाब है और इसमें मान लो कोई व्यक्ति तैर रहा है, तो तैरने का मतलब क्या है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या जा रहा है, वहां पे जा रहा है ना, वो गति कर रहा है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी कि क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो यानी कि कार्य हो रहा है, तो इसलिए तो आपका सही हो जाएगा। सेकंड है, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। अब देखो गधा चल नहीं रहा, उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी पीठ के ऊपर बोझा उठा रखा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है ना, विस्थापन तो नहीं है ना, तो ये आपका कार्य नहीं होगा। सीधा और सिंपल सा है, समझ आ गई बात? आगे है, एक पवन चक्की है जो कुएं से पानी उठा रही है। अब देखो पवन चक्की जब कुएं से पानी उठाती है तो इस तरीके से वो नीचे जाएगी, पानी उठा के लेके आएगी ऊपर। ठीक है, तो क्या करेगी? विस्थापन तो हो रहा है ना कहीं ना कहीं, तो ये क्या होगा? आपका कार्य होगा। उसके बाद है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। अब हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो उसी स्थान पे तो है ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, उसमें विस्थापन तो नहीं है ना, तो ये आपका कार्य नहीं होगा। एक इंजन है जो ट्रेन को खींच रहा है, इसमें होगा। जब कोई इंजन ट्रेन को खींच के लेके जाएगा तो ट्रेन में विस्थापन आएगा ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी ना, तो कार्य होगा। तो इसमें जितने भी है ना सारे आप विस्थापन से काउंट करोगे। अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है, सूख ही तो रहे हैं, उसमें विस्थापन थोड़ी ना है, तो आपका कार्य नहीं होगा। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। अब गतिशील है यानी विस्थापन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो ये भी आपका सही हो गया। तो इसमें भी क्या होगा? आपका विस्थापन होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए भी आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। कोई भी आपने एक वस्तु उठाई, उसको आपने ऊपर की तरफ फेंक दिया, किसी कोण से धरती पे ऊपर तरफ फेंक दिया, या एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है, यानी कि ऊपर की तरफ गया और नीचे वापस से आ गिरा, ये वापस से वापस आ गया, तो पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। नॉर्मल सी बात है, कितना होगा? आपका 0 होगा। अब आप काफी लोग पूछोगे 0 क्यों होगा? पर नॉर्मल सी बात है, पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका विस्थापन 0 है। विस्थापन क्या है? आपका 0 है, विस्थापन हुआ ही नहीं। जब नॉर्मल सी बात है, कोई चीज आपने ऊपर फेंकी और ऊपर फेंकने के बाद वो वापस आई और वहीं पे आके गिर गई मान लो, और विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो चीजों के बीच की। तो जब वो वापस वहीं पे आके गिरती है, उसी स्थिति के ऊपर गिरती है, तो नॉर्मल सी बात है उसमें विस्थापन तो नहीं हुआ ना। तो अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य क्या होगा? आपका 0 होगा। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 8 नंबर पे आइए आप कि 420 केजी द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल, 420 केजी द्रव्यमान के ऊपर, 420 नहीं, एक मिनट भाई, इसमें कोई ना कोई शायद मेरे को गड़बड़ लग रही है। 20 केजी अभी, 420 नहीं है। ठीक है, 20 केजी है ये। 20 केजी द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है। तो बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए, यानी कि आपको कार्य बताना है, कार्य कितना हुआ है। अब देख बात बताओ मुझे, एम की वैल्यू क्या है? यहां पे 20 केजी है। ठीक है, अगर मैं यहां पे प्रारंभिक वेग की बात करता हूं, यू की बात करता हूं, प्रारंभिक वेग, तो जो प्रारंभिक वेग है जिसे हम u बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड है। यहां पे मैं अंतिम वेग की बात करता हूं, v की बात करता हूं, अंतिम वेग, तो v की वैल्यू यहां पे क्या है? 2 मीटर पर सेकंड है। सीधा और सिंपल सा है। अब मुझे एक बात बताओ, कार्य क्या होता है? एक तरह से जो गतिज ऊर्जा होती है उसी को हम कार्य बोल देते हैं। गतिज ऊर्जा हमने पढ़ा था ना, कार्य और ऊर्जा की जो मात्रक है सेम होते हैं। तो एक तरह से अगर ये विस्थापन करेंगी, चलेंगी, गतिशील होंगी, तो कार्य होगा ना।
तो एक तरह से आपकी जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, वो क्या है, कार्य ही आपका। तो यहां पे आप क्या निकालोगे, वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी कि E1, वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी कि आप E1 निकालोगे। E1 क्या होता है आपका, गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², लेकिन हम प्रारंभिक निकाल रहे हैं तो यहां पे u लेंगे v की जगह, तो m 1/2 mu² हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट करो भाई, 1/2 m की वैल्यू कितनी है 20, और आपकी u की वैल्यू क्या है 5, तो 5 × 5 कर दो भाई, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 10 पंजे 50, और 50 पंजे क्या होता है 250, तो क्या आ गया आपकी 250 जूल आ गई। इसी तरह वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा, वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा यानी कि v, मतलब v, ये वाली अंतिम वाली, ये वाला v लेंगे ना, यानी कि E2 आप निकाल दो, क्या होगा आपका 1/2 mv², तो रख दो भाई 1/2 m कितना है वही 20 है, और v² का मतलब क्या हो गया, तो 2, तो 2 × 2, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, 20 दूनी 40, तो कितना आ गया आपकी 40 जूल आ गई। अब देखो निकालना क्या है, यहां पे निकालना है कार्य, तो कार्य क्या होगा, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वही तो कार्य होता है, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वही तो कार्य होता है। तो अतः किया गया कार्य क्या आएगा, E1 माइनस में E2, ठीक है, तो 250 जूल और माइनस में 40 जूल, क्या आ गया 210 जूल, 210 जूल क्या आ गया आपका कार्य आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद है ना, तो ये चीजें बेहद ही आपके लिए इजी होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप कि 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु के ऊपर रखा हुआ है, कोई मेज है उसके ऊपर कोई बिंदु है ए, तो यहां पे कोई वस्तु रखी है, कोई पिंड रखा हुआ है, इसे बिंदु बी तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्या हो, क्षैतिज हो, तो पिंड पर गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब गुरुत्व बल क्या होता है, गुरुत्व बल होता है जब आप किसी ऊपर ऊंचाई तक जाओ, ठीक है, किसी ऊंचाई तक जाओ और तब आप नीचे की तरफ आओ। अब नॉर्मल सी बात है, एक क्षैतिज रेखा है, यानी कि आप ये मानो यहां से यहां तक ये खिंचा है, ये ए है ये बी है, तो एक क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है ये एक, ठीक है ना, इसके अंदर कोई भी गुरुत्व बल तो लगाया नहीं, क्योंकि गुरुत्व बल क्या होता है, गुरुत्व बल होता है जो चीजों को अपनी धरती की तरफ खींचता है, नीचे की तरफ खींचता है। तो ये जो मेज है, मेज के ऊपर जो वस्तु रखी हुई है, ये ऊपर की तरफ थोड़ी ना गई है, इसको तो हमने क्षैतिज में सरकाया है, तो नॉर्मल सी बात है यहां पे क्या होगा आपका बन ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। अगर मैं आपको क्लियरली, चलो मैं कंप्लीट करके बताता हूं, m = क्या होता है 10 kg हो गया, यहाँ पे 10 kg मिल गया। गुरुत्व बल की अगर मैं g की बात करता हूं, क्या वैल्यू लेते हैं हम, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही लेते हैं ना। और गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, mgh, आपने पढ़ा होगा ना, स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जब कोई वस्तु ऊपर जाती है तो ऊपर जाकर वो ठहर जाती है ना कहीं पे, वही तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो गुरुत्व बल के द्वारा जो किया गया कार्य ना वो mgh के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्योंकि क्षैतिज में है। हमने बात की ना ऊंचाई में, तो उस वस्तु को लेके ही नहीं गई, वो क्षैतिज रेखा में है, तो उसमें h की वैल्यू तो है ही नहीं। तो जब h की वैल्यू 0 हो गई, तो m की वैल्यू मान लो यहाँ पे 10 थी, g की वैल्यू क्या है 9.8 है, लेकिन h की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 हो गई। तो जब ये 0 हो गई तो कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका, 0 नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कार्य तो हुआ ही नहीं, क्या होगा 0 होगा, क्योंकि विस्थापन इसमें क्षैतिज है, ठीक है, विस्थापन इसमें क्या है, ना के बराबर है, क्षैतिज है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है, क्योंकि हाइट नहीं है इसके अंदर mgh, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखोगे भाई। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई है, तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। अब मैंने एक यूनिट की वैल्यू बताई थी आपको, ठीक है, अब यहां पे एक यूनिट 250 यूनिट के बारे में बात कर रहा है, तो एक यूनिट हमने बोला था ना, 1 किलोवाट आवर जो होता है उसको हम एक यूनिट बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर को, 1 किलोवाट आवर को हम क्या बोलते हैं, मतलब 1 यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट। तो यहां पे 250 यूनिट है, 250 गुना 1 किलोवाट आवर नहीं हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या करोगे, यानी कि 250 किलोवाट आवर कितनी जूल ऊर्जा यूज होगी, तो अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए भाई। 250 तो ऐसी चीज रहेगा, किलोवाट को हमने वाट में चेंज कर दिया, 1000 वाट हो गया, ठीक है। और जो आवर था, आवर को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सेकंड के अंदर, तो 3600 सेकंड हो गई। और जब आप इसको सोल्व करते हो तो क्या बनेगा आपका 9 इंटू में 10 की पावर 8, 9 इंटू में 10 की पावर 8। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो लास्ट में आपका यही बनेगा, 9 इंटू में 10 की पावर 8 बन जाएगा। तो 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको कंप्लीट सोल्व करके देखना, ठीक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 9 इंटू 10 की पावर 8 आएगा, यानी कि 8 बार 0 आएंगे पीछे, ठीक है। तो 8 बार अगर 0 आते हैं तो उसको हम क्या लिख देंगे, 10 की पावर 8, ठीक है। तो 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल, याद रखना भैया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया। अब यहां पे देखो क्या मिल गया, उसे गुरुत्व में क्या गया, कार्य मिल गया ना, 5 मीटर तक उठा दिया, उसे हाइट मिल गई, यानी एच की वैल्यू 5 मीटर हो गई। द्रव्यमान कितना हो गया, एम की वैल्यू क्या हो गई, 40 kg हो गई। सीधा और सिंपल सा है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, क्या होता है, mgh होता है। तो यह पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड आधे रास्ते पर है तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए, गतिज ऊर्जा क्या होगी, और जी की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। यानी कि हम जब 9.8 होती है ना आपकी जी की वैल्यू, यहां पे इन्होंने क्लियरली खुद लिख दिया कि जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। एम की वैल्यू क्या है, 40 kg है, ठीक है। हाइट कितनी है, 5 मीटर है। अगर मैं जी की बात करूं तो जी आपको क्या लेना है, 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड लेना है, 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या निकालना है आपको, निकालना है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप बोल सकते हो, कार्य आप बोल सकते हो। तो ये क्या होगा आपका, एमजीएच होगा, एमजीएच। एम की वैल्यू कितनी है, 40, जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है, और एच की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 5 गिवन है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई। तो 400 और 405 क्या होता है आपका, 2000 जूल आ गया। लेकिन इन्होंने ये पूछा था कि यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड आधे रास्ते पर होगा ना तो उस समय बताइए। तो हमने एक चीज जब हमने थ्योरी की थी तो वहां पे हमने बताया था कि जैसे जैसे उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा आपकी बढ़ती जाएगी। यही बात हमने बात की थी ना। तो आधे रास्ते में जब वो आएगा तो नॉर्मल सी बात है, उसकी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा आपको निकालनी थी। जब वो आधे रास्ते में होगा तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है और जो स्थितिज ऊर्जा है वो आधी आधी नहीं हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहा है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जा रही है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है ना। तो एकदम बीच के अंदर है, तो एकदम बीच में है तो नॉर्मल सी बात है, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है और जो गतिज ऊर्जा है वो एकदम क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो जब बीच में है तो क्या कर दोगे आप, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया आपका 1000 जूल आ गया। उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 1000 जूल हो जाएगी। रीजन क्या है, जब पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाता है तो आधे रास्ते में पिंड की आधी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो आधे रास्ते में आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, आधी जो उसकी स्थितिज ऊर्जा थी वो आधी गतिज ऊर्जा में कंप्लीटली परिवर्तित आपकी हो चुकी है। तो 2000/2 क्या आ गया आपका, 1000 जूल आ गया गतिज ऊर्जा। याद रखिएगा, जैसे जैसे पिंड नीचे की तरफ आता जाएगा ना उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये जो लॉजिक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो भाई कि एक विद्युत हीटर है, उष्मक है, ये इसकी घोषित शक्ति 1500 वाट है, यानी कि इसकी जो पावर है ना, पावर दे रखी है 1500 वाट की पावर, इसमें 1500 वाट है। तो पी की वैल्यू दे रखी है भाई आपको 1500 वाट, ठीक है। और समय दे रखा है कितना, 10 घंटे। और हमसे पूछा है कि 1500 वाट है, 10 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय करेगा। तो ऊर्जा का मतलब क्या हो गया आपका W, एक तरह से कार्य। तो क्या होता है ये P × T, हमने अभी पढ़ा था ना P = W/T, हमने ये चीज पढ़ी थी ना, वर्क P = W/T। तो हमें ऊर्जा निकालनी है तो ऊर्जा को हम W भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि जो जूल और आपकी जो वर्क होता है दोनों की एनर्जी जो मात्रा के सेम होते हैं ना। तो P × T, अब P की वैल्यू आपकी 1500 है और T आपका 10 है, तो क्या आ गया 15000 नहीं आ गया, लेकिन ये 15000 आपका वाट आवर आया। ये वाट है, ये घंटा है, तो वाट आवर आया। तो आप इसमें किसमें कन्वर्ट कर लोगे, मैं किलोवाट आवर में कर लो। जब आप किलोवाट आवर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, 1 किलोवाट आवर में आपके 1000 वाट ही तो होते हैं ना, तो आप कन्वर्ट कर दोगे। तो आप जैसे ही कन्वर्ट करते हो तो 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया आपका 15 किलोवाट आवर आ गया। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें क्या था। तो अगर फॉर्मूलाज याद है ना तो ये चीजें आपके लिए बेहद ईजी है, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी के चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने सबको उठा लिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम कि m द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग से गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विराम अवस्था में आ जाए। तो आपने देखा होगा ना, अगर हमें किसी चीज को विराम अवस्था में लाना है तो नॉर्मल सी बात है, या फिर कोई पिंड अगर मान लो स्थिर है, स्थिर अवस्था के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, उसे गति देते हैं ना, यानी कि हम क्या करेंगे, उसके ऊपर गतिज ऊर्जा लगाएंगे, ऐसा ही करते हैं ना। तो नॉर्मल सी बात है, अगर वो क्या है, नियत वेग से गतिशील है, तो विराम अवस्था में लाने के लिए भी क्या करोगे, आपको गतिज ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो ये थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, 1/2 mv² ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा ये होती है। तो इसके बराबर ही आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी ये रुकेगी,
ठीक है ना। इसने बोला है कि m द्रव्यमान का एक पिंड है जो नियत वेग से गतिशील है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो मैंने आपसे पूछा कि कितना कार्य करना चाहिए कि यह विराम अवस्था में आ जाए। तो अगर ये इस स्पीड से भाग रही है तो इस स्पीड से ही, यानी कि इतना ही आपको वर्क करना पड़ेगा ना, जब भी तो ये रुक पाएगी। तो इतना ही आपको कार्य करना है, 1/2 mv² ही आपको कार्य करना पड़ेगा उस पर, तभी वो जाके क्या करेगी, आपकी रुकेगी। यानी कि आपकी गतिज ऊर्जा के बराबर ही आपको वर्क करना पड़ेगा, तब आपकी गतिशील जो वस्तु है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/2 mv²। इतना ही वर्क आपको उसके ऊपर करना पड़ेगा, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 1500 केजी द्रव्यमान की कार को जो 60 किलोमीटर/आवर की वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। यानी कि आपको कार्य निकालना, आपको वर्क निकालना है। देखो द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1500 केजी, और वेग क्या है, v, कार का वेग v क्या दे रखा है आपका 60 किलोमीटर/आवर, और एक इसमें होता है आपका मीटर पर सेकंड में होता है ना। तो क्या कर दो, कन्वर्ट कर लो भाई, 60 इंटू में 5/18 से कर दो आप डिवाइड इसको। और जब आप इसको डिवाइड करते हो, करो इसको भाई, कितने से जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 9 18, 2 3 6 0, 3 से चला दो भाई, 3 3 9, 3 एकम 3 0, 10 5 50, 50/3 मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया आपकी गतिज ऊर्जा, मतलब v आ गई, वेग आ गया आपका। ठीक है, अब निकालना क्या है, किसको रोकने के लिए किया गया कार्य। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि जिस वेग से ये चल रही है उतना ही हमें वर्क करना पड़ता है ना, तो आप गतिज ऊर्जा निकाल दो, बस काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, क्या होती है 1/2 mv²। इतना ही आपको वर्क करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। तो 1/2 m की वैल्यू क्या है, 1500 है, और आपकी v², v मतलब 50/3, और इंटू में 50/3, इतने जूल आपको वर्क करना पड़ेगा। बस आपको इसको सोल्व करके लिखना है। आई थिंक आप इसको सोल्व तो कर ही लोगे। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो नॉर्मल सी बात है, देखो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 5 10, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और 3 3 9, 9 से आप डिवाइड करोगे। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा 208333.3 जूल। पॉइंट के अंदर आपका आंसर आएगा, आप इसको मैच कर लेना भाई। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देखना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 208333.3 जूल। इतना वर्क आपको इसके ऊपर करना पड़ेगा। अब यहां पे इन्होंने वेग के रूप में दे दिया चीजें, द्रव्यमान दे दिया, वेग दे दिया, तो हम जानते हैं कि 1/2 mv² क्या होता है, आपकी गतिज ऊर्जा होती है। तो अगर आप इस गतिज ऊर्जा से जा रहे हैं तो इतना ही तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, w को 1/2 mv² मान के कर दिया कि इतना ही आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए ना बात। तो ये आपका क्वेश्चन था भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा आप। ये 4 युक्तियां हैं, 4 यंत्र हैं, आप ऐसा मान सकते हैं, जिनमें प्रत्येक की शक्ति कितनी है, 500 वाट है। तो 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट/आवर में निकालिए। एकदम इजी है भाई, 4 युक्तियां हैं, एक की शक्ति कितनी है, 500 वाट, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 500 गुना में 4 यानी कि 2000 वाट। 2000 वाट क्या आ गई, इनकी शक्ति आ गई। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, 10 घंटे तक लगातार काम करती हैं। अब हमने मान लिया 1 घंटे में मान लो क्या कर रही है, 1 घंटे में कितना चल रही है, 2000 वाट घंटा, 2000 वाट पावर दे रही है ना, शक्ति दे रही है ना। 10 घंटे में कितना देंगी, 2000 गुना में 10, तो कितना देंगी ये 2000 मतलब 20,000 वाट/आवर, इतना देंगी। तो अब इसको किलोवाट/आवर में चेंज कर दो बस। तो किलोवाट में करने के क्या करते हैं हम, 1000 वाट से आप डिवाइड कर दोगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपका 20 किलोवाट/आवर बच गया। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे किसके, वर्क एंड एनर्जी के। वर्क एंड एनर्जी जो आपका चैप्टर है ये उसके न्यूमेरिकल थे। तो प्लीज आप फॉर्मूलाज को बार बार रिवाइज कीजिए, और अगर आप उनको अच्छे से रिवाइज करोगे ना तो नॉर्मल सी बात है, चीजें आपकी 100% बनेंगी। ठीक है, कंसेप्ट को समझ के करना, जो चीजें समझाई हैं अच्छे से याद रखना, और जो फॉर्मूलाज है उनको अलग से लिख लिया करो ताकि आप उनको बार बार रिवाइज कर सको। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे भाई सारे के सारे। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।